गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज सेकंड ईयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज। जैसा कि इस पेपर के नाम से ही आपको पता है कि इसमें रिसर्च के बारे में अध्ययन किया जाता है। सोसाइटी में रिसर्च कैसे करते हैं और उसको करने के लिए विभिन्न बातें हम अब तक पढ़ चुके हैं। प्राकल्पना, तथ्य के स्रोत, तथ्य क्या है, तथ्य कितने प्रकार के होते हैं और तथ्यों में प्राथमिक स्रोत को भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोर्सेज, क्योंकि डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और डेटा से ही हम किसी चीज़ को, किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, किसी भी अवधारणा को समझ सकते हैं। जब हमारे डेटा रियल होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तभी अनुसंधान सही दिशा में जाता है। प्राइमरी सोर्स में हमने पढ़ा था कि जब तथ्य खुद अनुसंधान करता जाकर फील्ड में एकत्रित करता है तो वह प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं, और सेकेंडरी सोर्स बिल्कुल प्राइमरी सोर्स के विपरीत है। द्वितीयक स्रोत बिल्कुल प्राइमरी स्रोत के विपरीत को कहा जाता है। इसके लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर कुछ डेफिनेशंस दी है, तो मैं कुछ डेफिनेशन लाई हूँ आपके लिए। जॉन मेज के अनुसार द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कहीं सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। अगली डेफिनेशन है, पी.वी. यंग ने लिखा है, इन तथ्यों का उपयोग करने वाले लोग एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। तो इन डेफिनेशन से हमको समझ आ रहा है कि यह पहले से लिखा होता है, इसको अनुसंधान के लिए एकत्रित नहीं किया जाता, बल्कि यह तैयार होता है और इसको अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करता है अपनी रिसर्च में। जबकि प्राइमरी सोर्स में हमने पढ़ा था कि रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान के लिए एक खुद फील्ड में जाता है और आमने सामने अपने शोध अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने मिलते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यह पहले से एकत्रित सूचनाएं हैं, सामग्री है, जिसको अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च में प्रयोग करता है। तो इनको दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। सबसे पहले आज हम द्वितीयक स्रोत व्यक्तिगत प्रलेखों के बारे में स्टडी करेंगे। व्यक्तिगत प्रलेख क्या है? इसके अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को विशेष दृष्टिकोण से देखकर, समझकर प्रस्तुत करता है। इसके बारे में भी जॉन मेज ने लिखा है, अपने छोटे अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के निजी कार्यों, अनुभवों, विश्वासों का एक स्वतः लिखित प्रथम पुरुष वर्णन है। अर्थात व्यक्ति जो स्वयं लिखता है वह उसका व्यक्तिगत प्रलेख होता है, जो वह स्वयं के बारे में या अपनी आसपास की घटनाओं के बारे में लिखता है। एक और डेफिनेशन यहाँ पर C.A. मोजर ने लिखी है, व्यक्तिगत प्रलेख अपने बिना मांगे रूप में बहुत मूल्यवान होते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक सर्वेक्षण में भी वे अनुसंधानकर्ता को प्रारंभिक खोज एवं उपकल्पना निर्माण के साधन के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अर्थात वे एक दिशा प्रदान करते हैं कि हमारी रिसर्च किस क्षेत्र में जानी चाहिए, या हमारी रिसर्च में वो प्राइमरी रूप से मदद करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख क्यों लिखे जाते हैं, इसके संदर्भ में भी एक समाजशास्त्री हुए हैं आलपोर्ट। उन्होंने कहा है कि कभी कभी कुछ कारणों से व्यक्तिगत प्रलेख लिखे जाते हैं। उनमें प्रमुख कारण है व्यक्तिगत अनुभवों को साहित्यिक रूप देकर, या आनंद उठाने के लिए, या योग्यता प्रदर्शन के लिए, धन और सम्मान पाने के लिए,
अथवा जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर व्यक्तिगत प्रलेख लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख कौन कौन से होते हैं, कहाँ हमको मिलेंगे, इसके बारे में व्यक्तिगत प्रलेखों के प्रमुख स्रोत निम्न हैं: जीवन इतिहास, डायरिया, पत्र, संस्मरण। तो सबसे पहले हम जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्रीज को समझते हैं। जीवन इतिहास द्वितीयक स्रोत का प्रमुख साधन है जिसका इस रिसर्च में काफ़ी महत्व होता है। इसको 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं: स्वतः प्रेरित आत्मकथा, ऐच्छिक आत्मलेख प्रमाण और संकलित जीवन इतिहास। तो सबसे पहले समझते हैं स्वतः प्रेरित आत्मकथा। स्वतः प्रेरित आत्मकथा व्यक्ति अपनी इच्छा से उसकी भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का स्मरण करके क्रमिक रूप से लिखता जाता है अपनी जीवन की घटनाओं को। तो यह है स्वतः प्रेरित आत्मकथा, जो व्यक्ति स्वयं लिखता है अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के बारे में। ऐच्छिक आत्मलेख प्रमाण, यह किसी प्रकाशक, मित्रों या अनुसंधानकर्ता से प्रेरणा मिलने पर लिखा जाता है। ऐच्छिक आत्मलेख प्रमाण एक प्रेरणा का रूप है और ये प्रेरणा या तो प्रकाशक के द्वारा मिल सकती है या किसी रिसर्चर के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो यह है ऐच्छिक आत्मलेख प्रमाण। जीवन इतिहास का ही तीसरा प्रकार है संकलित जीवन इतिहास। ये वे जीवनियाँ हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं नहीं लिखता है। उसके दिए गए भाषण, प्रकाशित लेख, साक्षात्कार आदि को संकलित करके अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके जीवन इतिहास को तैयार किया जाता है। यह है संकलित जीवन इतिहास। और जीवन इतिहास द्वितीयक स्रोत का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन जीवन इतिहास लिखने में और इसको प्राप्त करने की कुछ सीमाएं हैं, जह इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। इनको प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है और इसमें क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है तो अपनी कुछ अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर और अपनी कुछ कमियों को छिपा लेता है। इसलिए जीवन इतिहास में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। व्यक्तिगत प्रलेखों का सेकंड स्रोत है डायरिया। डायरिया हम सब जानते हैं कि कुछ लोग पूर्व में तो डायरिया लिखने का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग अपने जीवन की हर घटना को डायरी में अंकित कर दिया करते थे और यह पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज माना जाता था क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे की डायरी नहीं पढ़ता था। जॉन मेज ने लिखा है, डायरियाँ सबसे अधिक रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं क्योंकि जनता के समक्ष प्रस्तुत होने का भय न होने के कारण तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता। ये डायरियाँ लेखक के अनुभवों तथा क्रियाओं का निष्पक्ष एवं स्पष्ट वर्णन होती हैं। चूँकि डायरियाँ एकदम निष्पक्ष रूप से लिखी जाती हैं तो इनको प्राप्त करना भी उतना ही कठिन होता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा डायरियों के कि ये गोपनीय दस्तावेज है, व्यक्ति इसको स्वयं लिखता है और अपने पास ही रखता है। तो इसकी एक सीमा है कि डायरियों को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। इसकी एक और सीमा है कि इसमें सामान्यतया जीवन के संघर्ष के पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और इसके द्वारा हमें घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः डायरिया भी अच्छा स्रोत है, द्वितीयक स्रोत, लेकिन इनको प्राप्त करना और इनकी वस्तुनिष्ठता की जानकारी होना भी एक कठिन कार्य है। व्यक्तिगत प्रलेखों का ही अगला स्रोत है पत्र। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। पत्र के माध्यम से लेखक के वास्तविक विचारों, भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का पता आसानी से लग जाता है। लेकिन पत्रों में भी कुछ कमियां होती हैं। पत्र भी गोपनीय होते हैं,
पत्रों में भी किसी भी घटना का क्रमिक रिकॉर्ड नहीं होता है और कुछ पत्र खो जाते हैं या कुछ पत्र फट जाते हैं, उन्हें भी प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से पत्र भी कुछ सीमाओं के साथ में एक व्यक्तिगत प्रलेख का प्रमुख स्रोत है। अगला स्रोत है संस्मरण। द्वितीयक स्रोत की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण आधार है संस्मरण। संस्मरण किसी देश और समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इसके माध्यम से हम बहुत सी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोलंबस, हेनसांग, फाइयान, मेगास्थनीज आए और इन्होंने काफ़ी उपयोगी संस्मरण लिखे और इन संस्मरणों के आधार पर उस समय की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। पर संस्मरण में भी वही कमियां हमें देखने को मिलती है कि इनमें क्रमबद्धता नहीं होती और साथ ही वस्तुनिष्ठता की जांच भी करना आसान नहीं होता कि किस प्रकार हम इन तथ्यों को पुनः जांच सकें। तो इस प्रकार व्यक्तिगत प्रलेख जो व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, उसमें अनुसंधानकर्ता अलग होता है और लिखने वाला अलग होता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं जीवन इतिहास, डायरियाँ, पत्र, संस्मरण, जो कि अनुसंधान के दृष्टिकोण से नहीं लिखे जाते लेकिन अनुसंधान मदद करते हैं। इसका महत्व, चूँकि ये अनुसंधान की दृष्टि से नहीं लिखे जाते और अनुसंधान में मदद करते हैं, तो यह अनुसंधान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति प्रलेखों के माध्यम से अपनी भावनाओं, आवेगों और दृष्टिकोणों को दिखाता है। इससे पता चलता है कि उस समय किस तरह का सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक वातावरण था। इसके द्वारा घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मौजर कहते हैं, व्यक्तिगत प्रलेख उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब ये संबंधित व्यक्ति को बिना अनुरोध के प्राप्त हो जाएं, और जब ये बिना अनुरोध के प्राप्त हो जाएं तो यह अध्ययन के लिए उपयोगी आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जहोदा और कुक भी यही कहते हैं कि साधारणतः व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता अवलोकन विधियों की उपयोगिता के समान है। जैसा कि हम अवलोकन का उपयोग करते हैं, उसी तरह व्यक्तिगत प्रलेख भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाह्य व्यवहार के अध्ययन में अवलोकन विधियों के प्रयोग से जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वही सब आंतरिक अनुभवों के अध्ययन में पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्राइमरी सोर्स की स्टडी की थी, तब बताया था कि अवलोकन क्या है। अवलोकन फील्ड में जाके घटना को देखना, और उसके 3 प्रकार पड़े थे, सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। तो जिस तरह से हम बाह्य रूप से घटनाओं को देखते हैं, उसी तरह व्यक्तिगत प्रलेखों में हम आंतरिक रूप से घटनाओं को देखते हैं। इसलिए व्यक्तिगत प्रलेख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हो सकते हैं। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसी तरह जब हमने इसका महत्व पढ़ा है तो इसकी कुछ सीमाएं भी है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीमा तो यही है कि इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। किसी के भी पत्र या डायरिया प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता जितना आसान अवलोकन करना होता है। तो व्यक्तिगत प्रलेखों की सबसे महत्वपूर्ण सीमा है, इनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। सेकंड, इनकी प्रामाणिकता का पता लगाना भी कठिन है। ये हम दोबारा जांच नहीं कर सकते कि उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां रही होगी कि ये घटना घटी। अगली सीमा है, इनके आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण निकालना काफ़ी कठिन है। अगली सीमा है, इनके आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण करना भी सामान्यतः संभव नहीं है। इनमें व्यक्तिगत पक्षपात की भी काफ़ी मात्रा
पाई जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत प्रलेखों की इन सीमाओं के बावजूद भी यह हमारे रिसर्च को बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आलेख होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो रिसर्च में मदद करते हैं। और ये हमने तथ्य के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि तथ्य हमारी रिसर्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके आधार पर ही रिसर्च आगे बढ़ता है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।